सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग क्लास 10th के सभी फॉर्मूलाज की एक बार रिवीजन करने वाले हैं वन शॉट के अंदर। अगर आपको चैप्टर वाइज रिवीजन चाहिए तो उसके लिए कमेंट्स ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वाला लेक्चर ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जब तक आपको फॉर्मूलाज नहीं आते होंगे आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बहुत ध्यान से देखना है, कॉपी पेन लेके बैठो सो दैट आप लोग साथ के साथ उनको नोट करते जाओ। तो स्क्रीन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है भैया, तो अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ फॉर्मूलाज क्लास 10th फॉर्मूलाज। आई होप सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, वॉइस क्लियर होगी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा जो चैप्टर 1 है दैट इज़ रियल नंबर्स। चैप्टर 1 हमारा कौन सा है, ये है हमारा रियल नंबर्स। अब भैया रियल नंबर्स में सिर्फ हमारा एक ही फॉर्मूला है जो हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन। तो 2 नंबर्स के लिए ये वैलिड होता है, इसको कभी भी 3 नंबर्स के लिए मत करके आना। क्या होता है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर्स के, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, ध्यान रखना है आपको यहाँ पे 3 नंबर्स नहीं लेने, वरना आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। चैप्टर 1 में तो इतना ही था। अब हम चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, जो चैप्टर 2 है दैट इज़ योर पॉलिनोमियल्स का चैप्टर है ना। तो पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज इज़ वेरी इजी, बट सेकेंड एक्सरसाइज में आपको 2 टाइप की पॉलिनोमियल्स देखने को मिलेंगी, दैट इज़ योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। दोनों के केस में हमें रिलेशन बिटवीन पता होना चाहिए, जो भी आपके कोफिशिएंट्स हैं उनका ज़ीरोज़ के साथ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फर्स्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे जो हमारी क्वाड्रेटिक होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जनरल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। तो भैया जनरल फॉर्म इसकी होती है ax² + bx + c। ठीक है, और जो इसके ज़ीरोज़ होते हैं, ज़ीरोज़ को भैया हम कैसे डिनोट करते हैं, ज़ीरोज़ को एक को हम बोल देते हैं अल्फ़ा और दूसरे को बोल देते हैं बीटा। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा। अब इसमें रिलेशन जो है वो 2 तरीके से आता है, एक तो आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है और दूसरा आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भैया यहाँ पे फर्स्ट चीज़ हमारी सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, ये होता है आपका अल्फ़ा + बीटा इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, ये -b/a। b और a क्या है आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा। a है x² का कोफिशिएंट, b है x का कोफिशिएंट और c आपका कांस्टेंट है। c भी लिखेंगे अभी हम, जो अगला रिलेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना उसमें हम c लिखेंगे। नेक्स्ट इज योर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भैया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, ये आपका होता है भैया अल्फ़ा × बीटा इक्वल्स टू c/a। ये सब काम किसके लिए था, ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज़ फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक के लिए अब हम बात करेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी। फॉर क्यूबिक, सेकेंड इज़ योर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दैट इज़ ax³, क्योंकि क्यूबिक है तो डिग्री 3 जाएगी, + bx² + cx + d। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। इसमें आप 3 चीज़ें लेते हो। अगर आप इसके ज़ीरोज़ को क्या लेट कर रहे हो, आप इसके अगर ज़ीरोज़ जो आप अगर आप अल्फ़ा, बीटा और गामा लेके चल रहे हो, इन दैट केस मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है और बाकी की चीज़ें होती है। तो इसमें आपके पास 3 चीज़ें आती हैं इन टोटल। सबसे पहले आपके पास आता है सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा + बीटा + गामा, और ये आपका इक्वल होता है -b/a के। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, -b/a के। नेक्स्ट इज योर, नेक्स्ट में आप लेते हो सम लेते हो लेकिन 2 का प्रोडक्ट करते हुए, जैसे अल्फ़ा + बीटा, फिर उसका सम लोगे आप बीटा + गामा के साथ, फिर उसका सम लोगे गामा और अल्फ़ा के साथ। ओके, ये वैल्यू आपकी इक्वल होती है c/a के। नेक्स्ट इज योर लास्ट वन। लास्ट में आप क्या कर दोगे, तीनों का प्रोडक्ट्स कर दोगे, अल्फ़ा बीटा × गामा, दैट इज योर -d/a।
ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 2 का था। अब हम चैप्टर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 3 जो है आपका दैट इज़ योर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें आपके ओनली मेथड्स होंगे। मेथड्स में आपका ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये सारी चीज़ें होंगी। बट कुछ चीज़ें हैं जो, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें चैप्टर 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज ग्राफिकल मेथड्स में याद रखने हैं, तो वो मैं आपको लोगों को यहाँ पे एक बार लिखवाऊंगी। ठीक है, उसको आप एक बार अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे सो दैट आपको कोई इशू ना हो आने वाले टाइम में। इज चैप्टर 3 आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे भैया 2 वेरिएबल्स के अंदर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो बाकी सारे तो इसमें मेथड्स यूज़ होंगे, मेथड्स मैं नहीं लिखवा रही। बट ग्राफिकल के केस में, जब आप ग्राफिकल मेथड्स करते हो ना, तो ग्राफिकल के केस में कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जब भी आपको कोई 2 इक्वेशन गिवन होती है, जैसे कि ax1 प्लस by1 इक्वल्स टू c1, और यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे आप 1 बना लीजिए a1। दूसरा कोफिशिएंट हमने ले लिया a2x1 प्लस b2y1 इक्वल्स टू c1। तो जब भी आपको 2 इक्वेशन गिवन होती है तो उसके केस में आपको क्या चेक करना है वो आप देख लें। अगर आपका a1 अपॉन a2 इक्वल आता है b1 अपॉन b2 के, और वो इक्वल आ जाता है c1 अपॉन c2 के, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं? इस केस में हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, पहली चीज़ क्या है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। दूसरी चीज़ क्या है इसके केस में? दूसरी चीज़ है लाइंस कैसी बनेगी। तो लाइंस जो है वो कोइंसाइड करेगी, कोइंसाइड करेगी। कोइंसाइड होता है जैसे एक लाइन ये है आपकी, तो दूसरी लाइन भी उसके ऊपर ही लाई कर रही है, कोइंसाइड करना। ठीक है, ये आप कब यूज़ करेंगे? जब आपका a1 अपॉन a2 इक्वल आता है b1 अपॉन b2 के, एंड डेट इज इक्वल्स टू योर c1 अपॉन c2। नेक्स्ट केस में भैया हमारा आ जाता है, सेकेंड केस है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। पहले ही आपने चेक कर लिया नॉट इक्वल्स टू आ रहा है, तो c1 को चेक नहीं करना आपको यहाँ पे। तो इस केस में ना सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलना पॉसिबल होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। अब क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है, दैट मीन्स दोनों लाइंस आपस में क्या कर रही हैं? एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? लाइन अपना बिहेवियर कैसे शो करेगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्ट करने वाली होंगी, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है भैया, थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। पहले 2 तो इक्वल है, लेकिन नेक्स्ट जो 2 है वो आपस में इक्वल नहीं है, तो ऐसे केस में हमारा सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो दैट इज़ योर नो सॉल्यूशन। ये क्या आपका बन जाता है? नो सॉल्यूशन बन जाता है। और इस केस में लाइंस कैसा बिहेव करती हैं? पैरेलल लाइंस। जब सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, दैट मीन्स वो एक भी पॉइंट पे मीट नहीं कर रही, और अगर वो एक भी पॉइंट पे मीट नहीं कर रही, दैट मीन्स आपकी लाइंस कैसी हैं? पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल ही एक ऐसा केस पॉसिबल है जिस केस में दोनों लाइंस आपकी आपस में मीट नहीं करती। ठीक है, तो ये आपका था चैप्टर नंबर 3। बाकी इसमें मैथड्स हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे और करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भैया मेथड, सबसे पहला मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मैं लिख देती हूँ आपको क्या क्या आना चाहिए। ठीक है, चैप्टर 4 हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हालांकि ये सिर्फ वीडियो की मतलब ये सिर्फ फॉर्मूलाज की वीडियो है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें चैप्टर के अंदर आनी चाहिए। तो पहली चीज़ आपको आनी चाहिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग। भैया 2 ही चीज़ें हैं इसमें, एक तो आपकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग इसमें आ जाती है, और दूसरा आ जाता है आपका डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड, डी मेथड। डी मेथड में हमारे फॉर्मूलाज जो हैं वो यहाँ पे यूज़ होंगे। क्वेश्चन लिख के दिखा देती हूँ।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करने आएगी तो आपको बहुत इजी, आप क्लास 7th 8th से करते आ रहे हो, है ना। लेकिन डी मेथड आपका 10th में पहली बार आता है। तो अगर आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, तो इस केस में डी मेथड आपको कैसे यूज़ करना है, करते वैल्यू ही फाइंड आउट है। सॉल्व हमें x के लिए ही करना है, लेकिन मिडल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं करना, डी मेथड से करना है। तो सबसे पहले आप d निकाल लोगे। d होता है डिस्क्रिमिनेंट और इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। ये a b c मैंने आपको बताया, आपको इक्वेशन में से निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद x क्या होता है, x होता है -b प्लस माइनस, मतलब एक बार आपको प्लस की वैल्यू लेनी है और एक बार आपको माइनस की वैल्यू लेनी है। प्लस माइनस √d, मतलब d की जो भी वैल्यू है उसका रूट ले लो और उसको डिवाइड कर दो 2a से। यहाँ से आपके दो रूट निकलते हैं, एक बार आपको प्लस लेके निकालना होगा, एक बार आपको माइनस लेके निकालना होगा। तो ये आपका x का फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, x निकाल सकते हो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस यानी कि AP, इसमें अगर मुझे nth टर्म निकालना है, किसी भी क्वेश्चन में मुझे nth टर्म निकालना है या फिर लास्ट टर्म निकालना है, दोनों के लिए आप क्या यूज़ करोगे, an का यूज़ करोगे। दोनों के लिए क्या यूज़ करेंगे, an को लिखते हैं नीचे सबस्क्रिप्ट में। तो भैया an का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका होता है a + n - 1 × d। d क्या है, यहाँ पे d होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब जो भी आपको AP की सीरीज दे रखी है उनमें जितने भी टर्म्स हैं उनके बीच का आपस का डिफरेंस कितना है, वो आपका किसकी वैल्यू होती है, d की वैल्यू होती है। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, भैया कुछ फिक्स होगा ना, आपकी फाइनाइट AP है, आपकी AP सीरीज कैसी है, फाइनाइट है, मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, दैट इज़ योर n की वैल्यू। a आपका होता है फर्स्ट टर्म, a हमारा क्या होता है, दैट इज़ फर्स्ट टर्म, ठीक है। अगर इतना समझ आ गया तो आप nth टर्म को या फिर लास्ट टर्म को, दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला यूज़ होगा, आप निकाल पाओगे। पहली चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद हमारा आता है सम ऑफ n टर्म्स। जब मुझे n टर्म्स का सम निकालना है तो मैं क्या यूज़ करूँगी, तो भैया मैं यूज़ करूँगी Sn का। और Sn का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, देखो क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a, बाकी सारा फॉर्मूला सेम, n - 1 × d। मतलब आपको कैसे याद रखना है, ऊपर देखो यहाँ पे a है, a की जगह मैंने 2a बना दिया, बाकी तो सेम फॉर्मूला है, सेम लिख दिया, और n/2 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब सारी चीज़ें आपको पता ही है, d इज़ योर कॉमन डिफरेंस, n आपका नंबर ऑफ टर्म्स होता है, a हमारी फर्स्ट टर्म होती है और n हमारे नंबर ऑफ टर्म्स ही होते हैं। यहाँ से आप क्या निकाल पाओगे, Sn निकाल पाओगे। समझ आता है भैया, चैप्टर 5 में जो बताया समझ आ गया सबको। चैप्टर 5 की लास्ट एक्सरसाइज को सबसे अच्छे तरीके से करना, उसमें ही दमदार क्वेश्चंस हैं, पहले तो उससे कुछ भी नहीं दे रखा इतना, ठीक है। और दूसरी चीज़, यदि आप लोग चाहते हो कि मैं 1 शॉट वीडियो बनाऊं हर एक चैप्टर की, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पता है, मैंने आपको बता दिया है क्या करना है। आपको कमेंट्स में जाना है और सिंपली कमेंट कर देना है जो भी आप चाहते हो उससे रिलेटेड। नेक्स्ट इज़ योर चैप्टर नंबर 6, और चैप्टर 6 हमारा क्या है, ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में हमें क्या है, यहाँ पे ट्राइंगल्स में हमें सिमिलर करना होता है ट्राइंगल्स को, बहुत इजी है, ठीक है। मुश्किल लगता है बच्चों को यहाँ पे, बट है इजी। तो दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 7, नहीं चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 6 ट्राइंगल्स, ठीक है। दो ट्राइंगल्स को हमें इसमें क्या करना होता है, सिमिलर करना होता है। आपको कोई भी दो ट्राइंगल्स दे दिए, फॉर एग्जांपल ये आपको क्या दे दिया, ABC दे दिया, और ये आपको क्या दे दिया, PQR दे दिया। तो सिमिलर कुछ चीज़ों का यूज़ करके आप कर सकते हो। अगर आप इनके कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्या कर देते हो, इक्वल कर देते हो, तो उस केस में आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो पहला रूल क्या आता है, बाय AA, मतलब दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमने इक्वल कर दिया, तो बाय AA रूल आप दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर सकते हो, सिमिलर कर सकते हो। अब 3 एंगल्स मिल जाए तो और भी अच्छी बात है भैया, 2 एंगल से वैसे भी हमारा काम तो हो ही रहा है, और 3 एंगल्स मिल जाए तो भी हमारा काम हो गया। नेक्स्ट इज़ योर, ये ना आपको सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लेने पड़ेंगे, मतलब अगर आप पहले वाले ट्रायंगल का A ले रहे हो तो दूसरे वाले ट्रायंगल का P ही लेना पड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंग सेम वाले, सिमिलर वाले ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बाय SSS रूल,
भैया ये एस 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 क्या है, साइड को इक्वल मत कर देना, साइड इक्वल आपका कॉन्ग्रुएंसी में होता है, जो आपने क्लास 9th में आप लोग करके आए थे। यहाँ पे जो ट्रिपल एस रूल है उसका मतलब ये है कि आपको साइड का रेशियो लेना है। मतलब एस 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 रूल के लिए अगर आपका ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो इक्वल आता है ए सी अपॉन पी आर के, और वो इक्वल आता है बी सी अपॉन क्यू आर के, सिर्फ तभी आप बोलोगे एस 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 रूल लग रहा है। ये नहीं कर देना कि ए बी इक्वल है पी क्यू के, बी सी इक्वल है क्यू आर के और ए सी इक्वल है पी आर के। भैया क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, आधा नंबर भी नहीं मिलेगा, फॉर्मूले के मार्क्स जाएंगे, जो समझाया है एस 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 रूल उसके मार्क्स जाएंगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो भैया ये काम मत करके आना, ये बेवकूफ़ी वाले काम होते हैं और ये मैं नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट्स एग्जाम में करके आएँ। नेक्स्ट इज़ योर चैप्टर 7, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है भैया, ओके। तो सबसे पहला इसमें हम जो करेंगे दैट इज़ योर डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको ये समझना होगा कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला कब यूज़ करना है, कब लगाना है। तो अगर आपको कोई ए और बी 2 पॉइंट दे रखे हैं और हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछा है, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे ए बी। मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1 और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं दैट इज़ योर x2, y2। ओके, तो इस केस में जो आपका ए बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, दैट इज़ योर अंडर रूट, बड़ा सा अंडर रूट ले लेना है x2 माइनस x1। ठीक है, पीछे से माइनस करना स्टार्ट कर रहे हैं हम, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। ये सिंपल सा आपका क्या था, सिंपल सा हमारा क्या था, ये डिस्टेंस फॉर्मूला। अब सेकंड एक्सरसाइज में सेक्शन फॉर्मूला करने से पहले मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला बता रही हूँ। भैया मिड पॉइंट फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं, जब भी आपको क्या गिवन हो, जब भी मुझे एक लाइन दे रखी है और उसका एक मिड पॉइंट दे दिया दैट इज़ योर एम। ए बी एक लाइन है, उसका मिड पॉइंट एम है और ये जो मिड पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट अगर x, y है और मुझे इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करूँगी। बट देख लो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये होनी चाहिए एम उसका मिड पॉइंट होना चाहिए, तभी आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो मैं इसके बाद बताने वाली हूँ। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में x के कोऑर्डिनेट निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, दैट इज़ योर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y निकालने के लिए आप क्या करोगे, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 इक्वल्स y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एक यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक हो गई है, ये नहीं आएगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट इज़ योर सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब हम क्या यूज़ करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला तब लगाते हैं जब आपको लाइन तो दे दी, ए बी मुझे कोई भी एक लाइन दे दी, उसके कोऑर्डिनेट्स भी पता है और उसके बीच में कहीं ना कहीं एम पॉइंट आ रहा है, लेकिन ये जो एम पॉइंट है ना, ये बिल्कुल बीच में नहीं आ रहा, ये कहीं और कहीं भी इन्होंने रैंडमली जो है वो रख दिया है। तो ऐसे केस में मुझे सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। आपको इसके कोऑर्डिनेट्स अगर x, y दे रखे हैं जिनकी आपको वैल्यू निकालनी है, इसके मुझे पता है क्या होते हैं, अभी हमने देखे थे x1, y1, इसके भी मुझे पता है x2, y2, और एक और चीज़ गिवन दे रखिए कि इसका जो रेशियो है, ठीक है भैया, इसका जो रेशियो है वो m रेशियो n में है। मतलब कि वो m रेशियो n में होने का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेशियो है वो m रेशियो n है। मतलब इक्वली डिवाइड तो नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जिस भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो आपका m रेशियो n गिवन दे रखा है। समझ आती है चीज़? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू m के साथ x1, देखो उल्टा करना है, x2 आएगा ना, m के साथ x2 प्लस n के साथ x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है भैया, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब एक क्वेश्चन ना इंटरनली एक्सटर्नली में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये सेक्शन फॉर्मूला हम लगाते हैं जब क्वेश्चन में मुझे बोला है कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है।
डिवाइड कैसे कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। बट व्हाट अबाउट एक्सटर्नली, अगर मान लो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो हमें क्या करना है मैम, वो भी बता दो। तो भैया आपको कुछ भी नहीं करना, जो जो आपने प्लस में लिए हैं सारे आप नेगेटिव कर दो। आपका mx2 माइनस nx1 हो जाएगा अपॉन m माइनस n हो जाएगा। ऐसे ही y में भी आप माइनस कर दोगे तो वो चीज़ आपकी सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आई होप चैप्टर 7 के सभी फॉर्मूलाज आपको जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं सबसे मेन चैप्टर की तरफ, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 8, जिससे आपको डर लगता है। ओके, चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनके फॉर्मूले मुझे कैसे डिराइव करने हैं वो मुझे यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो मेरे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे गिवन दे रखा है। ठीक है भैया, ये क्या होता है सब बताएंगे कमेंट्स में। ये क्या होता है, ये होता है बेस। ये क्या होता है, ये आपका होता है परपेंडिकुलर और ये आपका होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट साइड आपकी क्या होती है, हाइपोटेनियस। अब एक बार सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरे साथ लिखेंगे। साइन थीटा, थीटा कब ले रहे हैं हम, जब आपको नीचे वाला एंगल थीटा दे रखा है। अगर आपको कुछ और एंगल दे रखा होगा तो आप कुछ और लोगे। मुझे थीटा दे रखा था तो मैंने थीटा ले लिया। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। भैया बस ये 3 याद रखो और बाकी तो आप खुद ही फॉर्म कर लोगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल होते हैं। 3 मैंने आपको याद करने को बोल दिया, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। बाकी की जो 3 है वो इनके रेसिप्रोकल्स है। तो एक एक करके हम सारे रेसिप्रोकल्स लेते जाएंगे। सबसे पहले साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है भैया कॉसेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। और भैया टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, दैट इज़ योर कॉट थीटा। अब है रेसिप्रोकल तो क्या इनके फॉर्मूलाज में भी रेसिप्रोकल होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और फॉर्मूले टिप्स पे कैसे लर्न होंगे वो भी देखना। अब आप सिर्फ आप क्या कर लो, 2 फॉर्मूले यहाँ पे रिवाइज कर लो, साइन थीटा का और कॉस थीटा का। बाकी आप खुद डिराइव कर लोगे। मैं कह रही हूँ आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो भैया लिखते हैं। तो साइन थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस नीचे वाला, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो रही है। तो साइन थीटा का आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस और कॉस थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, याद कर लो, साइन थीटा आ रहा है तो परपेंडिकुलर आएगा, कॉस थीटा आ रहा है तो बेस आएगा। अब बाकी सारे फॉर्मूले इसी से डिराइव होंगे। भैया टेन थीटा हमारा क्या होता है, भैया किसी ने मुझे बताया था हमारा जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। अगर ये बराबर होता है तो क्या मैं टेन थीटा की वैल्यू खुद कैलकुलेट कर सकती हूँ? साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। इसको मैं किससे डिवाइड कर सकती हूँ, बी अपॉन एच से डिवाइड कर सकती हूँ। एच से एच कट गया, क्या बच गया, पी अपॉन बी बच गया। तो क्या मैं टेन थीटा की वैल्यू को पी अपॉन बी लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो मैम, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। ठीक है भैया लिख लेते हैं फिर। अब मैंने क्या बताया था, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब इसका फॉर्मूला भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का होता है, मतलब इसका फॉर्मूला भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का होता है, मतलब इसका फॉर्मूला भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या कुछ एफर्ट्स करना पड़ा? बहुत इजीली आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी याद हो गए, अभी याद हो गए। जिसने ध्यान से सुना है कि क्या ट्रिक हमें यूज़ करनी है उसको अभी ही याद हो गए। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होता है वो आपकी वैल्यूज़ यूज़ होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। और इसका एक लंबा सा टेबल दे रखा है जो बच्चों को याद करने का बिल्कुल मन नहीं करता। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे याद करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। एक तरफ आप क्या लिख लो, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लिख लो जैसे आपने पीछे लिखे थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और इन सभी के रेसिप्रोकल्स जैसे अभी बताए थे, कॉसेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। और टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा, कॉट थीटा। ठीक है, ये एक तरफ लिख लो। टेबल कैसे फॉर्म करना है प्रॉपरली वो सारी चीज़ें बता रही हूँ मैं। ठीक है, ये हमने डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखो 0 डिग्री। सबसे पहले हम किसका निकालेंगे भैया, 0 डिग्री का निकालेंगे। फिर उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का निकालेंगे
और लास्ट में हम किसका निकालेंगे 90 डिग्री का। ठीक है, साइन, ये जो ऊपर एंगल्स लिखे ना दैट इज योर थीटा की वैल्यू। तो साइन जीरो कितना होता है 0 होता है। देखो आपको ये पहली लाइन बस याद करने की जरूरत है, बाकी सारा आप खुद फॉर्म कर लोगे। ठीक है, सिर्फ पहली लाइन याद कर लो। साइन 0 कितना होता है 0 होता है। साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री होता है 1। ये सिर्फ 5 चीज़ें याद कर लो, बाकी सारा मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, उससे 1 मिनट नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में। अब जो साइन की वैल्यूज़ है ना, ऐसे साइन की वैल्यूज़ है, इनको घुमा दो मतलब इसका जो लास्ट वाला है वो यहाँ पे पहले आ जाएगा, फिर सेकंड लास्ट वाला आ जाएगा √3/2, फिर 1/√2 आ जाएगा, फिर ये वाला जो है वो इधर पहुँच जाएगा 1/2 और वो वाला 0 जो है वो इधर पहुँच जाएगा। क्या कुछ करना पड़ा? अगर आपको क्या साइन की वैल्यूज़ लेना है तो क्या आप कॉस नहीं बना सकते? बहुत ईजीली आराम से बनेंगे आपकी कॉस की वैल्यूज़, बस उसको क्या करना है उल्टा करना है। फिर भैया मैम ने अभी 10 का फॉर्मूला बताया था, मैम जी 10 का फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब आपको दोनों को डिवाइड करते जाना है। तो भैया 0/1 मेरा क्या होता है 0 होता है, 1/2 और इसको डिवाइड करूंगी तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3 बचेगा। इन दोनों को डिवाइड करूंगी तो क्या बचेगा 1 बचेगा। इन दोनों को डिवाइड करूंगी तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 बचेगा। और 1/0 को करूंगी तो आप डिफाइन नहीं कर सकते 1/0 को, नॉट डिफाइंड। ठीक है, हम डिफाइन नहीं कर सकते इसलिए नॉट डिफाइंड। अच्छा भैया कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, दैट इज योर साइन का रेसिप्रोकल। तो कर दो रेसिप्रोकल, 1/0 करोगे अगेन नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी लिख दो। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 होता है, दैट इज योर 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल लोगे तो √2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल लोगे तो 2/√3 हो जाएगा और 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 होता है। अच्छा सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का करते जाओ 1 2/√3, नेक्स्ट इज योर √2 और 2 और यहाँ पे अगेन आपका नॉट डिफाइंड। कॉट थीटा जो होता है वो आपका टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/0 नेक्स्ट √3, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा 1 नेक्स्ट 1/√3 और अगर आप 1/ नॉट डिफाइंड करोगे या 1/∞ करोगे तो ये आपका 0 होगा। 1/∞ हमारा 0 लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो बन गया। क्या टेबल फॉर्म करने में ज़रा भी हमें टाइम लगा? नहीं लगा। तो पूरा टेबल लर्न करने से अच्छा है थोड़ा स्मार्ट वर्क यहाँ पे करो और फर्स्ट लाइन को याद कर लो, बाकी सारे आप खुद फॉर्म कर लोगे। ठीक है, फर्स्ट लाइन को याद कर लो और बाकी सारे आप खुद फॉर्म कर लोगे। नेक्स्ट कुछ हमारी बेसिक आइडेंटिटीज़ है जो हमें आनी चाहिए। सम बेसिक आइडेंटिटीज़ इसी चैप्टर के अंदर है ये, जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, सम बेसिक आइडेंटिटीज़। सबसे पहला रिलेशन हमारा होता है साइन का कॉस के साथ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये किसके इक्वल होता है हमारा 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट सिर्फ एक यही है जो आपका दोनों का सम 1 बनाता है, बाकी सारे अलग तरीके से आएंगे। जो आपका सेक स्क्वायर थीटा है और कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ये सेम तरीके से वर्क करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा जो है वो 1 + tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है और जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है वो आपका 1 + cot स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। क्या लर्न करना थोड़ा भी मुश्किल है? सारी चीज़ों में पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है भैया, तो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन में आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ देखना। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ी हूँ, यहाँ से मैं ऊपर देख रही हूँ, ये कोई भी एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ देख रही हूँ, तो भैया एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, मेरी आँख में बनेगा। ठीक है, मेरी आँख में यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, कहाँ बनेगा? मेरी आँख में बनेगा यहाँ पे, दैट इज़ योर थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन। बट अगर मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करूँ तो डिप्रेशन का मतलब होता है ऊपर से नीचे देखना। तो मतलब कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरी आँख कहाँ है? यहाँ पे है, और यहाँ से मैं एक पॉइंट को देख रही हूँ।
ठीक है, ये एक ज़मीन पे पॉइंट है, इसको मैं देख रही हूँ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका हॉरिजॉन्टली इधर बनेगा। और कैसे बनेगा, आप यहाँ देख रहे हो तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो समझ जाओ क्या करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन है तो नीचे एंगल बनेगा, और डिप्रेशन है तो ऊपर बनेगा। ऊपर से बाद में आप नीचे ला सकते हो अल्टरनेट एंटीरियर की हेल्प से, क्योंकि हमारे इक्वल हो जाएंगे ना, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, बट एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका यही वाला माना जाएगा। हालांकि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उसको बाद में नीचे ला सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो आपकी किस में यूज़ होंगी, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होंगी। ठीक है भैया, नेक्स्ट इज़ योर चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 हमारा यहाँ पे सर्कल्स का है। सर्कल्स जो है वो आपका ज्योमेट्री का चैप्टर है। कुछ चीज़ें इसके बारे में पढ़ लेना जो मैं आपको बता देती हूँ। सर्कल क्या होता है, टेंजेंट के बारे में पढ़ लेना, एक आधी थ्योरम इसमें इम्पॉर्टेंट है वो कर लेना। ठीक है, वो सब हमारा मैटर नहीं है, बिकॉज हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट इज़ योर चैप्टर नंबर 11, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये करेंगे भैया चैप्टर 11 ये करेंगे भैया। चैप्टर 11 हमारा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सर्कल से रिलेटेड एरियाज हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे भैया। यहाँ पे मैं ये नहीं सिखाने वाली कि सर्कल का एरिया क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है। मैं मान के चल रही हूँ कि ये चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर है, बट हाँ आई नो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको वो भी नहीं पता। तो ठीक है भैया, साइड पे एक बार लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है दैट इज़ योर πr², और जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है जिसको आप पेरीमीटर भी बोलते हो, बाउंड्री की लेंथ बोलते हो, वो आपका 2πr होता है। ठीक है, ये उनके लिए लिखा है जिनको कुछ नहीं आता। ऐसे भी बच्चे जुड़े हुए होंगे, मैं जानती हूँ। चलो सबसे पहले अब चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें आता है लेंथ ऑफ आर्क निकालना। लेंथ कोड बन जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, कोड होता है। इसको अगर मैं ओ नेम दे दूँ, इसको ए नाम दे दूँ, इसको बी नाम दे दूँ, ये जो छोटा सा पार्ट यहाँ पे बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है जो कि सेक्टर और ट्राइंगल के बीच में बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो क्या भैया एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। एरिया ऑफ सेगमेंट भी आप निकाल सकते हो। एरिया ऑफ सेगमेंट डायग्राम में मुझे देख के सभी बताओ क्या होगा एरिया ऑफ सेगमेंट। भैया एरिया ऑफ सेगमेंट ये हो रहा है कि एक सेक्टर है, उसका एरिया, उसमें से हम किसका एरिया माइनस कर ले, अगर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर ले तो सेगमेंट बच जाएगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो गया हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, और उसमें से माइनस क्या कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो भैया आप क्या बता पाओगे, आप बता पाओगे कि सेगमेंट का एरिया कितना है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, मेजर और माइनर। ठीक है, मेजर और माइनर। अगर हमारे पास कोई सर्कल है और ये वाला छोटे वाला जो सेक्टर है, छोटा सेक्टर है, तो वो क्या होगा, माइनर होगा, और जो बड़ा सेक्टर है वो क्या होगा, मेजर होगा। तो अगर किसी केस में आपने इस माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लिया और क्वेश्चन में मेरे से पूछा है कि मेजर सेक्टर का एरिया भी निकालना पड़ेगा आपको, तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्या हम पूरे सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और माइनस करके जो बच जाएगा वो मेजर सेक्टर ही बच जाएगा। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है और हम सही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से सेगमेंट के केस में या फिर सेक्टर के केस में अगर मेजर का भी आता है तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, उसको अटेम्प्ट करके आएंगे और निकाल के आएंगे। ठीक है, तो ये आपका था कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 11। नेक्स्ट इज योर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, दैट इज योर चैप्टर नंबर 12। तो इसमें हम कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ रहे होंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम की। तो उसके लिए जो भी आपकी 3D शेप्स होती हैं उनके आपको सरफेस एरियाज पता होने चाहिए, वॉल्यूम्स पता होनी चाहिए। तो फटाफट से ना एक बार इनको डिस्कस करेंगे, फटाफट से एक बार इनको डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 12, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है भैया, सबसे पहली जो शेप हम यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज़ क्यूबॉइड। सबसे पहला क्या पढ़ने वाले हैं अपन, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा क्या होता है भैया, क्यूबॉइड होता है। आई होप सबको राइटिंग समझ आ रही हो, डायग्राम समझ आ रहे हो। दिस इज़ योर क्यूबॉइड, पहला हमारा क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड के अंदर, ओफो
तो भैया क्यूबॉइड के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है, सबसे पहला फॉर्मूला आता है, दैट इज़ योर टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। भैया टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है जो भी आपका क्यूबॉइड है उसके 6 फेस होते हैं टोटल। 4 तो उसकी वॉल्स हो गई, एक ऊपर की सीलिंग हो गई और एक नीचे का बॉटम पार्ट हो गया। तो उसके कितने फेसिस है भैया? 6 फेसिस हैं उसके टोटल। तो इन 6 फेसिस का जो एरिया है वो आपका टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। नेक्स्ट इज योर लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का मतलब है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। मतलब इसमें ना ही आप टॉप को लेके चलते हो और ना ही आप बॉटम को लेते हो। नेक्स्ट इज योर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। पहले हम शेप बाय शेप कर रहे हैं। पहले जो क्यूबॉइड की शेप कर रहे हैं हम उसमें सभी फॉर्मूलाज को लेके चलेंगे, देन जो भी आपकी नेक्स्ट होगी उसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम सारा एक साथ लेके चलेंगे। तो सबसे पहले इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला याद कर लो, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। बहुत ईजी है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। 2/2 का सबका प्रोडक्ट ले लो, उनको ऐड कर दो और 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज योर टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट इज योर लेटरल सरफेस एरिया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दो और लेंथ प्लस ब्रेथ कर दो। याद रखने का एक और तरीका है, इसको और इसको जब आप देखोगे तो ये आपका क्या है? पैरामीटर है। पेरीमीटर को जब मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा लेटरल सरफेस आ रहा है। ठीक है भैया, क्या दिक्कत है लर्न करने में? समझ आ रहा है आसानी से। नेक्स्ट इज योर क्यूब। सेकंड शेप हमारी यहाँ पे आती है क्यूब। तो भैया क्यूबॉइड और क्यूब में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जो आपका क्यूब होता है उसके जितने भी सरफेसेस होते हैं वो स्क्वायर शेप के होते हैं, और जो क्यूबॉइड है उसके जितने भी सरफेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? वो रेक्टेंगुलर होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपकी 3 चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। पहली चीज़, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। नेक्स्ट इज योर लेटरल सरफेस एरिया, जिसको आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोलोगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। एंड थर्ड इज योर वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर हम इसकी साइड को क्या मान के चल रहे हैं? A मान के चल रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 फेसिस हैं, 6 साइड्स हैं। ठीक है, सॉरी साइड्स नहीं है, 6 फेसिस हैं, साइड तो ज़्यादा हो जाएंगी। तो अगर एक फेस का एरिया, एक फेस का एरिया मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि साइड इंटू साइड होता है, यानी कि A स्क्वायर। तो 6 फेस का कितना हो जाएगा? 6A स्क्वायर हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 4 फेस वाला, यानी 4A स्क्वायर हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम निकाल रहे हो तो ऊपर वाले में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट था, लेकिन यहाँ पे तो तीनों चीज़ें A और A है, तो A का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है भैया, नेक्स्ट शेप की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया अगली जो हमारी शेप है 3rd नंबर पे, वो आपका आता है सिलेंडर। 3rd नंबर पे हमारा आता है सिलेंडर। तो सिलेंडर आप लोगों ने देखा होगा कैसा दिखाई देता है। जो आपकी पेप्सी की केन आती है वो आपकी सिलेंडर की ही शेप होती है। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो हाइट आता है और एक आपका रेडियस आता है। ये आपका क्या है? रेडियस है। तो सेम इसमें भी हम 3 चीज़ें करने वाले हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फेस एरिया होता है पाई RL। L यहाँ पे ये है, L का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, L स्क्वायर जो है आप R और H की हेल्प से निकाल सकते हो इस फॉर्मूला का यूज़ करके। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ योर टोटल सरफेस एरिया। ये होता है पाई R L प्लस R। ठीक है, ये क्या होता है? पाई RL, जिसमें आपका पाई RL तो क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया, और पाई R स्क्वायर जो होता है वो बेस का एरिया हो जाएगा। तो दोनों को मिला के आपका टोटल सरफेस एरिया आसानी से यहाँ पे बन रहा है। तो ये 4 शेप हमें समझ आ गई आसानी से। ठीक है, अगले शेप की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी 5वें नंबर पे शेप आती है दैट इज स्फीयर। स्फीयर मतलब बॉल। एक बॉल को आप इमेजिन कर सकते हो, दैट इज योर स्फीयर। ठीक है, एक बॉल हमने यहाँ पे ले ली। बॉल किसकी शेप है? स्फीयर की शेप है। तो बॉल में सबसे पहले एरिया आपका आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज योर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। 3rd इज योर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो भैया
कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे एक ही को बोलते हैं, क्योंकि ये कोई ओपन नहीं होता, बॉल पूरी तरह से क्या होती है, क्लोज्ड होती है। तो दोनों सेम ही यहाँ पे होते हैं और दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है भैया 4πr²। अब याद रखने का तरीका क्या है, वॉल्यूम में आपको वही लिखना है पर स्क्वायर की जगह क्यूब कर दो, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं 3 डायमेंशनल है, और डिवाइडेड बाय 3 कर दो, याद रहेगा, आसान है, मिलते जुलते हैं दोनों फॉर्मूलाज है ना। नेक्स्ट इज योर हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मतलब कटोरा, कटोरे की जो शेप होती है, या जब बॉल को आप बीच में से कट कर दोगे तो जो हमारी यहाँ पे बनेगी शेप, दैट इज योर हेमिस्फेयर। वो आपकी शेप कौन सी हो जाएगी, हेमिस्फेयर की हो जाएगी। तो इसमें भी हम 3 चीज़ें निकाल रहे होंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर निकाल रहे होंगे सबसे पहले, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, and third is your volume of hemisphere। नेक्स्ट चीज़ जो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो सबसे पहले ना कर्व्ड सरफेस एरिया की तरफ चलते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कटोरी का जो बाहर वाला पार्ट होता है, तो ये आपका 2πr² होता है। सिंपली हमने इस वाले को आधा किया है, 4πr² स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, उसको आप आधा कर दो, 2πr² हो जाएगा। लेकिन जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो जो हमारे बाउल का अपर पार्ट होता है वो सर्कुलर होता है, उसका भी आप एरिया निकालते हो। तो जो टोटल सरफेस एरिया है वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा 3πr² बन जाता है। और वॉल्यूम के लिए आप क्या करो, स्फेयर की वॉल्यूम का आधा कर दो। स्फेयर की वॉल्यूम क्या थी, 4/3πr³। इसका अगर हम आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3πr³। ठीक है, तो ये हेमिस्फेयर हमारी इसकी लास्ट शेप थी आई थिंक। इसके अलावा और कोई शेप हमारी यहाँ पे नहीं बची है, बाकी सारी शेप्स हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट इज योर चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। अब 2 चैप्टर्स रह गए, एक तो स्टैटिस्टिक्स रह गया और दूसरा प्रोबेबिलिटी रह गया। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर नंबर कौन सा है स्टैटिस्टिक्स हमारा, 13th है। ओके 13, चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले तो भैया ग्राफ बनाना आना चाहिए, ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। जब आप आसानी से ग्राफ बना लेते हो तो उसमें एक चीज़ निकालनी आती है, डेट इज़ योर क्लास मार्क। क्लास मार्क आपको निकालना आना चाहिए। जैसे आपका कोई भी एक इंटरवल है जो कि 20 से 30 तक जा रहा है, ये हमारी लोअर लिमिट होती है और ये हमारी क्या होती है, अपर लिमिट होती है। तो आप इस केस में क्लास मार्क को कैसे निकालोगे, क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। दोनों को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे और उसको डिवाइड कर दोगे 2 से। जैसे इस केस में मैं देखूँ तो 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ योर 25। तो इस केस में जो क्लास मार्क की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, हमारी 25 आ जाएगी। तो क्लास मार्क समझ आ गया हमें कैसे फाइंड आउट करना है। उसके बाद भैया फॉर्मूले आते हैं मीन, मीडियन और मोड के अलग अलग मेथड्स से। ठीक है, मीन, मीडियन और मोड के अलग अलग मेथड्स से। तो सबसे पहले हम निकाल रहे होंगे यहाँ पे मीन। मीन के 3 अलग अलग मेथड कौन से हैं, एक तो सबसे पहले आपका डायरेक्ट मेथड आता है जो अभी तक आप करते आ रहे थे, डायरेक्ट मेथड जो अभी तक हम करते आ रहे थे 9th क्लास से। नेक्स्ट योर आता है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड भैया मैं मोटा मोटा बता रही हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज बता रही हूँ, मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं बताई जा रही है। नेक्स्ट इज़ योर स्टेप डिविएशन मेथड। कैसे सॉल्व करने हैं आपको क्वेश्चंस, मैं वो यहाँ पे नहीं बताने वाली। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना बताया जाएगा कि मेथड कौन कौन से हैं और उन सभी मेथड्स के जो अलग अलग फॉर्मूलाज हैं वो क्या हैं, बस आपको इतना बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले आपका इसमें मैं फॉर्मूला भी साथ साथ बता देती हूँ। डायरेक्ट मीन जब हम निकालते हैं, डायरेक्ट मीन का जो फॉर्मूला है दैट इज़, क्या फॉर्मूला हम यूज़ करते आ रहे थे अभी तक, सिग्मा या समेशन FI/XI डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का सम लेते थे तो समेशन FI। ठीक है, ये किसका हो गया, आपका डायरेक्ट मेथड का हो गया। मीन मेथड में आप एज्यूम करके चलते हो, जिसको A लेते हैं तो इसलिए आपका A प्लस समेशन
एफ आई डी आई निकालते हैं इस केस में, और डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई निकालते हैं। अब भैया ये ए क्या होता है, डी आई क्या होता है, दिस इज़ नॉट माई मैटर। अगर इन पे वीडियोस चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, ये सारा इस वीडियो में नहीं बताया जाएगा वरना वीडियो और लंबी होती जाएगी। नेक्स्ट इज़ योर ए प्लस एच समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ठीक है भैया, सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मोड के फॉर्मूले में आप क्या लेते हो, लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 या f0, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उससे एक पहले वाला आपका f0 होता है और उसके एक बाद वाला आपका क्या होता है, f2 होता है। क्योंकि नीचे बाद वाला भी आएगा इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ। 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h। ठीक है भैया, ये हमारा मोड का फॉर्मूला होता है। और नेक्स्ट इज़ योर मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू H। ये हमारा किसका होता है भैया, मीडियन का फॉर्मूला होता है। तो भैया इस चैप्टर में तो इतना ही है, बट एक रिलेशन आता है लास्ट में, वो उस पर बेस्ड, हालांकि इतने क्वेश्चंस तो नहीं आते लेकिन फिर भी आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक बार रिलेशन वाला फॉर्मूला भी बता देती हूँ, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो इसका जो रिलेशन होता है वो भी आप एक बार नोट करेंगे। रिलेशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ योर मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन, 3 टाइम्स मीडियन ले लो माइनस 2 टाइम्स मीन ले लो। भैया ये कब यूज़ करना है, जब आपको क्वेश्चन आ जाए फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों चीज़ें आपको निकालनी है और कोई 2 चीज़ें आप निकाल चुके हो। मान लो कि आपने मीन निकाल लिया और मीडियन निकाल लिया, अब आपको मोड निकालना है तो उसके लिए आप ये रिलेशन का यूज़ करके डायरेक्ट निकाल सकते हो। आपको पूरा टेबल बना के सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ेगी उस केस में। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। अब एक प्रोबेबिलिटी का आप सभी को पता ही है, वो वाला भी हम कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी में एक ही फॉर्मूला आपका पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होता है प्रोबेबिलिटी का। किसी की भी आपको किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो क्या होती है, या किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट इज़ योर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। उसके जितने भी फेवरेबल आउटकम्स है वो आप ले लेते हो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और उसको डिवाइड कर देते हो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से। इसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से। ठीक है ना भैया, तो बस यही चीज़ें हैं आपकी, और यहाँ तक हमारे सभी चैप्टर्स के फॉर्मूलाज जो हैं वो फिनिश हो जाते हैं। अब इसके बाद करने को हमारे पास कुछ नहीं रह गया है फॉर्मूलाज में। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था। आज के वीडियो में हमने फॉर्मूलाज कवर कर लिए। अब आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको साइंस में कुछ समझ नहीं आ रहा, मैथ्स में कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कॉमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसकी आप कॉमेंट कर सकते हो, उसकी लेक्चर वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाय।